नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी बैठक होने वाली है। दरअसल कांग्रेस में जो लिस्ट आनी है उस लिस्ट के संबंध में जानकारी यह मिल रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। टीएस सिंहदेव के भी नाम की बात कही जा रही है कि वे भी हो सकता है इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। जानकारी यह मिल रही है कि दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। अब बताते हैं आपको कि उसमें कितने नाम लगभग हो सकते हैं। दरअसल संभावना जो ये जताई जा रही है दूसरी सूची के बारे में, लगभग 35 से 40 नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों के नए और पुराने चेहरों को मिलाकर यह लिस्ट जारी होगी, यानी टिकट कट सकते हैं, यह संभावना भी है। दिल्ली में होने वाली बैठक के बारे में बताएंगे आपको। दिल्ली की बैठक में क्या कुछ चल रहा है, अभी क्या जानकारी है, इसके बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिहाज से, और अभी ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। फटाफट चलते हैं हमारे सहयोगी अशरफ काजमी के पास, और ममता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशरफ, सबसे पहले दिल्ली की बैठक के बारे में क्या अपडेट है? आशीष, देखिए, अभी मुख्यमंत्री दिल्ली लैंड नहीं हुए, अब से कुछ देर बाद वो लैंड हो जाएंगे। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो दिल्ली आते ही सीधे एयरपोर्ट से यहाँ 15 GRG आएंगे, जो कांग्रेस का वॉर रूम कहा जाता है, जहां पर रणनीति बनाई जाती है, चर्चाएं होती हैं महत्वपूर्ण, यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद आपके पास आऊंगा। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ममता, आज करीब 35 से 40 नाम जारी किए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं, संभावनाएं क्या कह रही हैं? चूंकि रणनीति तो रायपुर में भी बन रही है। बिल्कुल, देखिए, कल दीपक बैज ने भी कहा था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था, और टीएस सिंहदेव जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उन्होंने भी कहा था कि बची हुई सूची पे जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो उनकी बात का ये भी कहना था कि करीबन कुछ जो प्रत्याशियों के नाम है वो बच जाएंगे। 20 जो सीट है उस पर पैच फंसा हुआ है और उसी को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि 40 से 45 जो प्रत्याशियों के नाम है वो जो है वो आज जारी हो सकते हैं, और उसके बाद में तीसरी सूची भी जारी की जाएगी। बीजेपी की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि आज 5 जो सीटें हैं उस पर नाम जो है वो जारी हो सकते हैं। कांग्रेस की बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले चरण की जो 20 सीटें हैं उसमें जगदलपुर का भी जो सीट है उसका पेज फंसा हुआ है। और बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार ममता हो रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो इस बैठक में क्या कुछ होगा, अशरफ के पास जाकर भी इस पर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया ममता, अशरफ, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं? नौजवानों के लिए कह रहे हैं आज कि उनको हम 1200 रुपए देंगे और क्या करेंगे भैया। 2018 में श्रीमान करप्शन नाथी और श्रीमान बंटाढार जी, आपने 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। 15 महीने की सरकार में 1 रुपया किसी मध्य प्रदेश के नौजवान को दिया क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर सीखो कमाओ योजना के अंदर के नौजवानों के सम्मान के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप सीखेंगे भी और कमाएंगे भी, 8 से 10,000 रुपए उन्हें अवसर देने का काम इंटर्नशिप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार की चीजें आपने इसमें जो करने का प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि जरूर इस पर हमें बात करनी चाहिए कि कमलनाथ द्वारा दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फड़वाने का बयान देना, अपने अब वो कार्यकर्ता हैं कि कौन है जिनको ये कहा जाता है कि जाओ कपड़े फाड़ो। तो इस प्रकार के, मैंने तो पहले ही कहा था, सूची जारी जब हुई थी, सूची में कांग्रेस के अपराधीकरण का चरित्र सामने आया है, महिला उत्पीड़न करने वालों का चरित्र सामने आया है, परिवारवाद उस सूची के अंदर बहुत साफ तौर पर आया था। तो परिवारों की लड़ाई दिखाई देने लग गई और अपराधीकरण की प्रवृत्ति यही कहती है कि कमलनाथ करेंगे जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो।
यही आपराधिक प्रवृत्ति कांग्रेस की, जो पुराना इनका इतिहास है, क्योंकि इनके इतिहास में भी जब जाएंगे तो छिंदवाड़ा से लेकर राधवगढ़ तक देखेंगे तो अपराधी प्रवृत्ति का ही मूल चरित्र कांग्रेस के श्रीमान बंटा ढार और श्रीमान करप्शन नाथ का इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुत्र के कपड़े फड़वाने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाना कांग्रेस की स्पष्ट अंतर्कलह का प्रमाण है। कांग्रेस की पहली सूची में मैंने कहा था और उसमें देखा गया कमलनाथ जी दिग्गीबाज से परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि सूची नहीं, कांग्रेस की सामत आ गई है। ये कांग्रेस का द्वंद नहीं, दंभ है। और ये कांग्रेसी दंभ 15 महीने की सरकार में भी था, जिसकी बलि मध्य प्रदेश का विकास और जनहित और गरीब कल्याण हुआ था। हर गरीब के हक और अधिकार को छीन लिया था। इनकी आपसी ही लड़ाई थी। ये कहा जाता था उमंग सिंगार जो महिला उत्पीड़न के अंदर प्रत्याशी बने, महिला उत्पीड़न के शिकार थे, महिला उत्पीड़न के लिए उदाहरण है मध्य प्रदेश के। उनने कहा था इस सरकार को मिस्टर बंटा ढार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। तो ये आज इस वचन पत्र के अंदर कि कांग्रेस का दंभ सरकार में तो था ही, विपक्ष के अंदर भी वो नाकारा साबित हो गए। आज कमलनाथ का अयोग्य व अस्वीकार नेतृत्व जनता के सामने है। और आपने देखा होगा ये झूठ कांग्रेस के झूठे वादे, झूठी कांग्रेस के झूठे वादे जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर ऐसी कई समानताएं हैं जो कर्नाटक में झूठ बोल करके श्रीमान कांग्रेस के नेतृत्व ने जो झूठे वादे किए थे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कौन से वादे कर्नाटक के अंदर पूरे हुए। राजस्थान में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके इस देश के अंदर झूठ की मशीन बन गई है। छल कपट की राजनीति के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो झूठ की गारंटी है, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जब सूची जारी होती है तो स्पष्ट दिखाई देता है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है। यह भी साफ तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है आपके ऊपर कितने अपराध हैं ये जनता के सामने लाना पड़ेगा। कितने 54 है, 56 है, कितने हैं सूची के अंदर? 54 के करीब ऐसे लोग हैं जो अपराधीकरण की सूची में आते हैं, और जिसमें 2-4 लोग तो ऐसे हैं कि जिन पर किस प्रकार के अपराध हैं। कमलनाथ जी, मिस्टर करप्शन नाथ, आपको इनकी भी जानकारी जरा मीडिया के मित्रों को देना चाहिए थी और घोषित कुछ करना चाहिए था इनके बारे में। इसलिए कांग्रेस का वचन पत्र झूठ छल कपट का ये वचन पत्र है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, अब ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। हम भी आपके सामने इन चीजों को लाएंगे कि जो हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैं आज इस वचन पत्र को, ये झूठा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, ये मध्य प्रदेश की जनता इसको गहराई के साथ देख रही है और इनके छल कपट की राजनीति का जवाब मध्य प्रदेश की जनता आगामी आने वाले 17 नवंबर को गंभीरता के साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, जिनका प्रदेश बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ पत्र उन्होंने कहा। कांग्रेस के वादे झूठे हैं, कांग्रेस झूठ की मशीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान का भी रेफरेंस उन्होंने दिया और कहा कि कांग्रेस झूठ की गारंटी देती है। कांग्रेस के पास अगर कोई गारंटी है तो वो झूठ की गारंटी है, परिवारवाद की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का भी रेफरेंस देते हुए भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उनका यह कहना कि कांग्रेस के वादे झूठे हैं,
कांग्रेस ने झूठ का पत्र जारी किया है और कमलनाथ को लेकर उन्होंने करप्शन नाथ शब्द का इस्तेमाल किया और दिग्विजय सिंह को एक बार फिर बंटाधार कहा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि चुनाव से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी सूची छत्तीसगढ़ में जारी कर सकती है। दरअसल 5 के लगभग सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है इस सूची में, और दिल्ली में इसकी भी बैठक होनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी एक बैठक होनी है जिसमें कि ये संभावना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी करेगी जिसमें 35 से 40 उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जो है वो आ सकती है। इससे पहले लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और 5 के करीब जो सीटें हैं वो रह गई हैं, जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी तीसरी सूची जारी कर अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 20 सीटों पर 7 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का 17 नवंबर को होगा और 17 को ही मध्य प्रदेश में भी वोट डाले जाने हैं। तो पहले चरण का जो मतदान है लगभग 20 सीटों का, और उन 20 सीटों पर जहां पर कि नक्सल प्रभाव कहीं ना कहीं है, तो इसके लिए लगातार प्रयास यही है कि सारा जो अमला जमला है पहले इन 20 सीटों पर जुट करके फाइन एंड फेयर इलेक्शन करवा ले, उसके बाद बाकी सीटों पर चुनाव होगा। और बीजेपी अब लगभग 5 उम्मीदवार की जो सूची है तीसरी वो जारी कर सकती है। और हमार राज पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएगी। दरअसल उम्मीदवारों की 19 नाम जारी किए गए हैं पहली सूची में, जिसमें से कि 5 सामान्य हैं। 14 एसटी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि इस हमार राज पार्टी में प्रतापपुर से गीता सोनहा, सामरी से परशुराम भगत, लुंड्रा से अनूप प्रताप सिंह टेकाम, खरसिया से भवानी सिंह सिदार, रामपुर से कन्हैया आनंद कंवर, बिल्हा से शिवरी नारायण ध्रुव, मस्तूरी से सुखराम खूटे, सराय पाली से बिरितिया चौहान, बसना से जगदीश सिदार, कसडोल से परमेश्वरी पेकरा, संजारी से बालौद से विनोद कुमार नागवंशी, डोंगरगांव से छत्तर रामचंद्र वंशी, खुज्जी से ललित पेकरा, मोहला मानपुर से युवराज नेताम, भानु प्रतापपुर से अकबर राम कोर्राम, कोंडागांव से पनकुराम नेताम, नारायणपुर से रामलाल उसेंडी और बस्तर से लकेश्वर कश्यप, बीजापुर से अशोक तलांडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये हमार राज पार्टी के 19 जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। हमार राज पार्टी ताल ठोक रही है और पहली लिस्ट जारी कर दी गई है 19 उम्मीदवारों की। हमार राज पार्टी ने ताल ठोकते हुए ये लिस्ट जारी की, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इस लिस्ट के माध्यम से ये जाहिर कर दिया गया है कि आगे क्या स्थिति होगी। ये जो ट्रायंगल वो अब 4 एंगल में बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कितनी चुनौती ये बड़ी पार्टियों के लिए पैदा करते हैं। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर, 20 अक्टूबर को अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। जगदलपुर और कोंडागांव में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद उनकी होगी। 16 अक्टूबर को राजनांदगांव वे आए हुए थे। 4 दिन का अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। बस्तर संभाग के 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है, और सरगुजा, बस्तर और फिर जगदलपुर संभाग की जो सीटें हैं ये वो सीटें हैं जिसमें प्रथम चरण में मतदान होना है, और 12 और 8 बस्तर संभाग की सीटें, ये कुल मिलाकर 12 और 8 का जो योग है वो 20 का बनता है। और 20 अक्टूबर को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। 7 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। जगदलपुर और कोंडागांव में चुनावी सभा को वे संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद उनकी रहेगी। और गृह मंत्री अमित शाह के नामांकन रैली में शामिल होने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। रमन सिंह को भी अपनी जीत पर शंका है। उनका कहना है बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रही है। हमारे यहां शांति है और उनके यहां विस्फोटक स्थिति। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में उधार के नेताओं के भरोसे चल रही है।
छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता का कोई भी प्रत्याशी भरोसा नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि रमन सिंह को भी अपनी जीत पे संशय है। वो अमित शाह को बुला के ले आए थे और उनसे यहाँ पे गलत बयानी करवाए। तो हर प्रत्याशी चाहता है कि बाहर के नेता आ जाएं ताकि उसकी जमानत जब्त होने से बच जाए। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कोई भी ऐसा नेता नहीं है, ऐसा किसी का ग्लेमर नहीं है कि प्रत्याशी उन्हें अपने नामांकन में बुलाएं। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है। रमन सिंह राजनांदगांव में उलझे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है। और कांग्रेस के निर्वाचन आयोग में शिकायत करने को लेकर बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, भुवनेश्वर साहू की गला रेत कर हत्या कर दी गई, लेकिन 40 नामजदों में सिर्फ 10 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग अभी भी आजाद घूम रहे हैं, जो किसी भी भयावह वारदात को अंजाम दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दर्दनाक वारदात को लिंचिंग का रूप माना था और निर्वाचन आयोग भी जाना चाहिए, उन्हें एफआईआर और लिखित रिपोर्ट देनी चाहिए। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार के लोग आज चुनाव आयोग में जा रहे हैं तो जनता को भी ये बात रिमाइंड हो जाएगी कि भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी और जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा था, इसे लिंचिंग का रूप मानना चाहिए। तो लोगों को समझ में भी आएगा कि 40 से ज्यादा लोग जब नामजद आरोपी हैं, उसके बावजूद 10 से 12 लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण को स्पष्ट रूप से दिखाता है। जरूर जाए चुनाव आयोग और एफआईआर को और लिखित रिपोर्ट को स्पष्ट करें। और चित्रकूट से कांग्रेस ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को टिकट दिया, जिसके बाद विधायक राजमन बेंजाम का दर्द समर्थकों के सामने छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार में रहूं या न रहूं, आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बेंजाम का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी है। समर्थकों ने बेंजाम से निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपील की, जिसके बाद बेंजाम ने कहा कि मैं पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूं। साथ ही दीपक बैज के समर्थन में प्रचार करने की उन्होंने बात कही। वहीं उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, मेरी कुछ लोगों ने छवि धूमिल की है और चरित्र हत्या भी की है। कुछ लोगों ने मेरे राजनीतिक छवि को ऊपर में गलत तरीके से पेश किए और मेरे राजनीतिक चरित्र की हत्या करने का ऊपरी स्तर में, उच्च स्तर में करने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे आहत तो हुई है कि मेरा चरित्र की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास हुआ है। और चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सघन जांच के दौरान एक गाड़ी से 5,95,000 रुपए बरामद किए, वहीं एक अन्य गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद किए। बता दें कि पुलिस ने तोरवा में 500 नग कपड़े बरामद किए। तारबहार से 205 नग साड़ियां जब्त हुई हैं। चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कोटा में पुलिस ने एक पिकअप बर्तन के साथ 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किया है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि महासमुंद से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 6,95,000 रुपए के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। चेक पोस्ट रेहटी खोल बैरियर पर बड़ी कार्रवाई। चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। उड़ीसा से आ रहे थे ये आरोपी और इन्हें 6,95,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। चेक पोस्ट पर रेहटी खोल बैरियर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 6,95,000 रुपए कैश इनके पास से बरामद हुआ है और पुलिस लगातार एक्टिव है। इस तरह की लगातार जो चेकिंग है वो जारी है, क्योंकि चुनाव के चलते कई लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का कैश फ्लो, लोगों तक कैश पहुंचाना या कोई गिफ्ट के तौर पर कुछ कपड़े देना, बर्तन देना, ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी चीजें यहां पर और पकड़ी जा रही हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं।